हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं क्या? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, है ना? तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है और अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत क्यों पड़ी? डीसी करंट में क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? काफी सारी चीजों को समझा जाएगा। वैसे अल्टरनेटिंग करंट कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसी का ये पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। पर चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को है इसलिए इसे अलग से बना दिया गया कि एक चैप्टर हम अलग से आपको बता देते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का नाम का एक चैप्टर अलग है। अल्टरनेटिंग करंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप कहीं कहीं पर भी आप बैठे हो, जहां पर भी आप बैठे हैं, आप देखें अपने आसपास, आपको कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड जरूर नजर आएगा, है ना? एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड नजर आएगा जहां पर अल्टरनेटिंग करंट आपके घरों में सप्लाई किया जा रहा है ना? तो अल्टरनेटिंग करंट आज हमारे लाइफ में बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमारी डेवलपमेंट का सबसे बेसिक नीड है। डीसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट में कंपैरिजन की बात किया जाए तो अल्टरनेटिंग करंट क्यों बेटर है? अल्टरनेटिंग करंट का बेटर होने का वन ऑफ द रीजन इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो क्रिएट, इसको जो बनाते हैं, उस इसको जो प्रोड्यूस करते हैं वो आसान है। अल्टरनेटिंग करंट बस सिंपली एक कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करिए, अगर कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपको याद हो एसी जनरेटर का आउटपुट, एसी जनरेटर का जो आउटपुट है बेटा वही तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट था, एसी जनरेटर। तो जनरेटर एक बेसिक छोटी सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। फिनोमेना बिल्कुल सिंपल है, उसमें आप किसी भी तरीके से फ्लक्स चेंज करिए, यानी किसी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज करिए तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ कैसा हुआ? अल्टरनेटिंग। कैसा ईएमएफ होगा हमारे पास? वो बेटा अल्टरनेटिंग टाइप का ईएमएफ होगा। तो फर्स्ट तो हम ये देखें कि अल्टरनेटिंग करंट और हमारे डीसी करंट में, अगर मैं एक तरफ लिखूं एसी और एक तरफ लिखूं डीसी, तो पहले तो मैं बेसिक डिफरेंस देखें कि इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, कौन बेटर है। देखो, कौन बेटर है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर कहीं पर डीसी की जरूरत है तो डीसी चाहिए, कहीं पर एसी की जरूरत है तो एसी चाहिए। पर एसी इसलिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है क्योंकि एसी करंट को आसानी से आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? एसी को आप आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम सीखे अल्टरनेटिंग करंट क्या है। एक बाई डायरेक्शनल करंट, बाई डायरेक्शनल प्लस टाइम वेरिंग करंट। भाई बाई डायरेक्शनल होगा और टाइम वेरिंग करंट होगा, यानी कि एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ दो चीजें बदलेगा। एक तो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा। टाइम वेरिंग करंट यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, साथ में अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट इज अ बाय डायरेक्शनल टाइम वेरिंग करंट, समय के साथ बदलने वाला करंट है। डीसी में क्या कहेंगे भाई? भाई डीसी भी, जो डीसी हमारा, वो बेटा यूनी डायरेक्शनल करंट है। यूनी डायरेक्शनल करंट है, इसने एक बार कहा कि मैं इधर जाऊंगा तो मैं इधर ही फ्लो होता रहूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा फिर इधर फिर इधर फिर इधर। यूनी डायरेक्शनल प्लस क्या टाइम वेरिंग हो सकता है? भाई मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड में भी डीसी का चेंजेबल हो सकता है, हाँ, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जस्ट लाइक अगर मैं इसे बताऊं, यहाँ पर देखो ये मेरे पास कौन सा एसी करंट है। एसी करंट में क्या है? सबसे फर्स्ट हमारा जो वेरी फेमस जो करंट हम लेते हैं वो है साइनोसोलॉइडल करंट। ये है इसका पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। इन हाफ साइकिल the current in one direction positive, and next half cycle the current in opposite direction negative, at that cycle will be repeat itself also। क्या इस तरीके से भी हो सकता है? यस, इट इज ऑल्सो एसी करंट, ट्रायंगुलर वेव जैसा है। ये इसका पॉजिटिव हाफ, ये इसका नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, ऐसे मेरे पास आता जाएगा। क्या मेरे पास ये भी एसी करंट है? यस, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई लगातार ईएमएफ मेरा लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और चूंकि आई लिखो और यहां पर आई भी लिख सकते हैं, और लिखे आई। करंट जो है मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है, यहां पर देखो उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। तो जब करंट और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चेंज करेगा तो एसी। डीसी में क्या है ना, हम जो डीसी का डायग्राम बनाते हैं, डीसी का जनरली हम ये डायग्राम बनाते हैं कि सर ये देखिए करंट की वैल्यू कांस्टेंट है टाइम के साथ, दिस इज अ डीसी। यस,
इट इज ऑल्सो डीसी। बट क्या ये डीसी है? क्या ये डीसी है? थिंक अबाउट, क्या ये डीसी करंट है? क्या ये दोनों डीसी है? अगर मैं यहां देखूं तो मैग्नीट्यूड चेंज जरूर हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक्सिस के नीचे नहीं गया है, इसकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, मैग्नीट्यूड चेंजेबल है, इसको अनप्योर डीसी कहते हैं। सिमिलर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइकिल कहाँ है? नेगेटिव नहीं है, मतलब इसने करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो करंट जब आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो डीसी है, और जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो एसी है। पर दोनों बार मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास एसी करंट है, भाई एसी इसलिए फेमस हुआ क्योंकि एसी करंट एक डिवाइस काम करती है जिसका नाम है बच्चे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जिससे हम इजीली एसी ईएमएफ को या एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। इजीली हम एसी जो होता है वोल्टेज होता है जो हमारे घरों की डोमेस्टिक सप्लाई है 220 वोल्ट जिसे आप कहते हैं, भाई मुझे जब ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो मैं इसको बूस्ट अप कर सकता हूँ, बूस्ट डाउन कर सकता हूँ, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है लेकिन ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता। यानी कि यहाँ पर अगर मैं डीसी करंट की बात करूं बच्चे, तो डीसी करंट पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। ट्रांसफार्मर की फिनोमिना आपको पता होगी, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सा करेगा? जिसमें करंट वेरी करे। करंट किस में वेरी करेगा? करंट अपनी डायरेक्शन चेंज भी करे, किसमें? एसी में। तो ट्रांसफार्मर किस में वर्क करता है? एसी, एसी करंट से ट्रांसफार्मर में एसी करंट दिया जाएगा तो यूजफुल है, अगर ट्रांसफार्मर डीसी करंट दिया जाएगा तो यूजफुल नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या है? इजीली हम वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन कर सकते हैं। वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन क्यों करना पड़ा? देखिए जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। सप्लाई करेंगे तो किन लोगों को देंगे? लोग कहाँ रहते हैं? कोई लोग दूर दूर रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। जैसे हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है। पावर प्लांट्स कहाँ होते हैं? रिमोट एरियाज में। अब मान लीजिए कि मुझे किसी सिटी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी भेजना है और इलेक्ट्रिसिटी मुझे 200 किलोमीटर दूर भेजना है। 200 किलोमीटर दूर जब इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाएगा यानी कि वायर के थ्रू, अगर वायर के थ्रू से भेजा जाएगा तो वायर ऑब्वियस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिससे मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट। हम चाहते हैं कि एनर्जी लॉस ना हो, तो हमें हाई करंट भेजने के बजाय हाई वोल्टेज को ट्रांसफर करना होगा। यानी कि हमें एक ट्रांसमिशन सेक्शन पर ऐसी ट्रांसफार्मर बताना लगाना रहेगा जो स्टेप अप हो, जो वोल्टेज को बढ़ा दे। और वैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को डाउन कर देगा। तो हाई वोल्टेज ट्रांसफर करेंगे तो पावर लॉस कम होगा, पावर लॉस कम होगा तो वी कैन इजीली ट्रांसमिट द करंट एट लॉन्ग डिस्टेंस। तो एसी का सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को जो हमें मिला कि वी कैन ट्रांसफर या सप्लाई एट लॉन्ग डिस्टेंस, सप्लाई एट लॉन्ग डिस्टेंस। भाई लॉन्ग डिस्टेंस पर आप इसे सप्लाई कर सकते हैं विदाउट पावर लॉस। पॉइंट क्या है बेटा? विदाउट, अच्छा होगा पर उतना ही नहीं होगा, तो विदाउट मच पावर लॉस ऐसा लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा पावर, पावर ये बोल रहे हैं या एनर्जी लॉस बोल रहे हैं? एनर्जी लॉस होगा पर बहुत कम होगा, लगभग नहीं के बराबर, कम होगा, बहुत कम। किसमें? एसी में। पर यहां पर तो जब ट्रांसफार्मर ही वर्क नहीं करेगा तो हम वोल्टेज को बूस्ट अप कैसे करेंगे? और अगर बूस्ट अप कर दिया तो फिर बूस्ट डाउन भी तो करना पड़ेगा। तो जो एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे नजर आया कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एसी एसी कैन इजीली ट्रांसमिट, बट डीसी को ट्रांसमिट करना आसान नहीं है। अगर ट्रांसमिट करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो हम इनमें एसी और डीसी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिससे एसी को थोड़ा सा बेहतर बताया जा सकता है, वो ये है कि जनरेशन आसान है। जनरेशन ऑफ एसी इज इजी। भाई इजीली आप इसे जनरेट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को ले जाओ और कॉइल को घुमाना शुरू कर दो। अगर ये कॉइल रोटेट होगी बेटा, जो कि हमारे टरबाइंस कर रहे हैं, ये कॉइल रोटेट होगी, इससे फ्लक्स चेंज होगा तो इसके टर्मिनल के ऊपर ईएमएफ जनरेट होने लग जाएगा। क्या जनरेट होने लग जाएगा? ईएमएफ।
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना लो, आपको याद हो अगर हमने वो बनाया था एसी जनरेटर, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे एस, ये लो। इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। इसका ईएमएफ का फॉर्मूला याद हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि एसी का जनरेशन आसान है, एसी को हम इजीली जनरेट कर सकते हैं, इस रूम में भी जनरेट कर सकते हैं। बस कॉइल लाइए और मैग्नेटिक फील्ड बना दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो मैग्नेट चाहिए, बस उस कॉइल को रोटेट करिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब उसे फ्लक्स बदलेगा तो फेराडे कहते हैं उसके टर्मिनल पे ईएमएफ जनरेट होगा, और वही ईएमएफ है। अगर करंट की डेफिनेशन पूछे तो करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, और अगर दूसरी वेव फॉर्म हो तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन अलग बनेगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ साइनोसोलॉइडल, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे फंक्शंस को जो साइन के फॉर्म में, साइनोसोलॉइडल वेव फॉर्म ही है। पर एसी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एसी का जनरेशन आसान है, डीसी का जनरेशन आसान नहीं है। डीसी कहाँ से मिलेगी हमें? डीसी हमें सेल से मिलती है, बैटरी से मिलती है। एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू कुछ कुछ एनर्जी रिलीज होती है, फिर उस एनर्जी को बैटरी में स्टोर हो जाती है, फिर हम बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डीसी के लिए हमें बैटरी चाहिए। डीसी एक कांस्टेंट सप्लाई दे सकता है, कांस्टेंट सप्लाई दे सकता है। उसने कहा मैं फिक्स अमाउंट का करंट दे सकता हूँ यूनिडायरेक्शनल, या वेरिंग अमाउंट का करंट दे सकता हूँ पर यूनिडायरेक्शनल। मैं करंट को दो डायरेक्शन में नहीं भेज सकता, यानी कि करंट को पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले आगे फिर पीछे, ऐसे नहीं कर सकता। मैं एक ही जैसा करंट इंड्यूस करूंगा या एक ही जैसा करंट बनाऊंगा। और डीसी कहां से बनाई जाती है? सेल्स में। सेल हो गया, बैटरी हो गया, इनमें। तो भाई इसका जनरेशन आसान है, डीसी का जनरेशन आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। हाँ, पर बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है बेटा? इसका जनरेशन आसान नहीं है, इसे इजीली जनरेट नहीं किया जा सकता। किसको बच्चे? डीसी को। एसी को इजीली जनरेट कर सकते हैं। हाँ, तो अच्छा कौन है? अभी अच्छे को मैंने कहा नहीं कि कौन अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। यूजफुल जो ज्यादा है वो अच्छा कहेंगे आप, परंतु अच्छाई एक और जगह भी है। डीसी को वी कैन स्टोर, डीसी करंट का स्टोरेज बनाया जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमने बैटरीज बनाई, बैटरी क्या करती है? करंट को स्टोर करके रख लेती है। वो उसमें करंट कौन सा हो रहा है? डीसी करंट। पर एसी करंट का स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ। एसी करंट जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास कहाँ से आ रही है? उधर टरबाइन चल रहे हैं, उधर टरबाइन चले जा रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे हो, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे स्विच ऑफ करूँ, मैं यहाँ पे लाइट ऑफ कर दूं, और मैं ये सोचूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को कहीं से बचा सकता हूं, तो आप सोच रहे हैं ऐसा बचाना इन द सेंस कि उसे कहीं और दूसरी जगह यूज किया जाएगा, उसे स्टोर नहीं कर सकते आप। अब इसका मतलब ये नहीं सर ने कहा है कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो मैं बंद कर दूंगा फिर भी वेस्ट जाएगी क्योंकि स्टोर तो हो नहीं रही। अबे गधे, ऐसा नहीं है। अगर स्टोर नहीं हो रही है तो कम से कम तू एक लाइट बंद करेगा तो वो कहीं एक लाइट दूसरी जगह कोई और जला पाएगा। मैंने कहा स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को लेस यूज करेंगे तो वैसे कि दूसरी जगह पर कहीं पर कोई से यूज कर पाएगा। सो एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, डीसी को स्टोर किया जा सकता है। एसी को मच लार्ज पैमाने पर स्टोर नहीं कर सकते हम। जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल की एनर्जी को हम और बैटरीज में स्टोर करते हैं, डीसी फॉर्म में स्टोर होती है, डीसी फॉर्म में स्टोर होती है। पर अगर मैं पावर जनरेशन जहां पर हो रही है, जैसे मैं थर्मल पावर प्लांट में जाऊं और मैं कहूं कि मुझे पावर प्लांट से 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेना है, 2 दिन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है स्टोर कर लीजिए, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसी को स्टोर नहीं कर सकते। यूज करिए, कंटिन्यूसली इसे यूज करना है। डीसी का बेनिफिट है क्योंकि आप डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं। हम सेल्स में, बैटरी में डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे मोबाइल फोन हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे टीवीज हैं, ये सब कुछ डीसी और एसी। कौन डीसी पर चलता है, कौन एसी पर चलता है? भाई हमने क्या कहा कि जैसे मेरा फोन है, मेरा फोन डीसी बैटरी पर चलता है, पर बैटरी को चार्ज करना है। बैटरी को क्या करना पड़ता है? चार्ज कुछ समय बाद डिस्चार्ज हो जाता है। बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे? आप प्लग इन करेंगे, एक एडाप्टर लगेगा, जो एडाप्टर एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में।
और उसी डीसी करंट से आप अपने बैटरी को चार्ज कर लेंगे। यानी कि एसी से डीसी कन्वर्जन आसान है, एसी का सप्लाई आसान है, एसी को दूर तक भेजा जा सकता है। एसी का कुछ नुकसान भी है कि एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, खतरनाक भी है। अब खतरनाक वाली बातें तो मैं तुमको बाद में बताऊंगा जब लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कि कौन खतरनाक है, एसी खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है ना। समटाइम यही क्वेश्चन, सर ज्यादा खतरनाक कौन है, एसी की डीसी? चेक करेंगे ना ज्यादा खतरनाक कौन है हमारे पास। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई? एसी करंट टाइम वेरिंग करंट है और बाइडायरेक्शनल करंट है। डीसी करंट टाइम वेरिंग हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, परंतु उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। आ जाइए, तो अब हम हमारे एसी करंट को समझना चाहेंगे। जो करंट टाइम के साथ कंटिन्यूअसली बदल रहा है उसे मैं कैसे मेजर करूं, कैसे स्टडी करूं? उसको स्टडी करने के लिए उसकी इक्वेशन देखो। तो हमारे पास जो सिलेबस में मेंशन है, हमारा जो एसी करंट बेटा, वो साइनसोइडल करंट मेजर है, मेंशन है। कौन सा? साइनसोइडल, जिसको लिखा जाता है आई ऑफ टी, समटाइम इसे आई लिखा जाएगा, इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या वी कैन राइट E is equal to E naught sine of omega t plus phi। ये है हमारा एसी करंट। अब एसी करंट में ये वैल्यू कहलाती है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी भी समय पर एसी करंट की वैल्यू, ये इसको कहते हैं बेटा पिक वैल्यू। पिक वैल्यू ये हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये बच्चा है हमारे पास इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। इस टोटल दोनों, इस पूरे ब्लॉक को, इसी को, इस पूरे को हम बोलते हैं बेटा फेज। उसमें एक टर्म लिखी हुई है इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज जीरो हो तो इस टर्म को ऐसा भी लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। जानते हो ओमेगा को 2 पाई एफ टी। एफ क्यों लिखा? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड आएगी ना, क्योंकि चेंज हो रहा है तो 1 सेकंड में जितनी साइकिल आएगी इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इनिशियल फेज जीरो है तो हम इसे जीरो मेंशन कर सकते हैं, इनिशियल फेज जीरो है तो। सिमिलरली हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन में ये क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर मैंने ई टी नहीं लिखा पर आप समझ जाए ये क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या किसी भी टाइम पर ई के वैल्यू, ये पिक वैल्यू, पिक वैल्यू या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसका नाम है शिखर मान। दिस इज अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कहां से इसकी वेवफॉर्म स्टार्ट हुई है? हम जनरली जीरो से लेंगे तो फाई नहीं होगा उसमें, हम फिर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखें। जैसे जनरेटर का आउटपुट हमने क्या लिखा था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है हमारे जनरेटर या टरबाइन का आउटपुट, जनरेटर या टरबाइन का आउटपुट। अब इसके वेवफॉर्म को आप देखें तो साइन फंक्शन बन रहा है बेटा। साइन फंक्शन की वेवफॉर्म कैसे बनेगी? साइन फंक्शन की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहां पर लिखूं बच्चे आई टी किसी भी टाइम पर उसकी वैल्यू, तो दिस इज लाइक दैट। ये मेरा टाइम वेरिंग करंट, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसको यहां से जीरो से लेके यहां तक बच्चा, ये है इसका टी बाय, ये इसका टी बाय फोर, ये है टी बाय टू, ये है इसका 3t/4 और ये इसका बेटा टी। ये इसकी एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है बेटा, एक कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल शामिल है। ये है हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिख सकते हैं। ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल। ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास आएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि यहां से यहां तक, जीरो से t/2 तक पॉजिटिव करंट इंक्रीज, इंक्रीज एक डायरेक्शन में, इंक्रीज 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 इंक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज 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 डिक्रीज, मिनिमम जीरो। करंट वन डायरेक्शन, फिर यहां के बाद करंट ने डायरेक्शन चेंज करी नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में, t/2 से लेकर t तक
नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर इसकी पॉजिटिव साइकिल आएगी। यहां से यहां तक जो टाइम बीतता है उसको बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन ऑसिलेशन, या टाइम फॉर वन साइकिल को आने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और 1 सेकेंड में जितनी साइकिल्स आती हैं, ये एक साइकिल है बेटा, 1 सेकेंड में जितनी साइकिल्स आती है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। जनरली इंडिया में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज यानी कि इन 1 सेकेंड हमारे पास 50 साइकिल्स आ रही है, कुछ इस तरीके से। ये मैंने जो बनाई है ये दोनों के लिए बन सकती हैं। करंट के लिए भी आप ऐसे ही लिखेंगे और वोल्टेज के लिए भी आप ऐसा लिखेंगे, या वोल्टेज बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, यहाँ पर हम उसे ईएमएफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। भाई हुआ क्या है ना कि एसी करंट एक टाइम वेरिंग करंट है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो क्या क्या चीजें होगी। अगर कोई ध्यान से इस ग्राफ को समझेगा तो सबसे फर्स्ट आप ये समझेंगे, सर जितनी देर तक ये पॉजिटिव था उतनी ही देर तक नेगेटिव था, जितनी देर तक पॉजिटिव साइकिल आई उतनी देर तक नेगेटिव साइकिल आई। इन ओवर अ टाइम इंटरवल टी, इन ओवर कंप्लीट साइकिल टी, एक कंप्लीट साइकिल को आने में जो टाइम टी लगा है उसमें सर इसकी वैल्यू क्या रही है होगी। तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकालेंगे बेटा? एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालेंगे? एवरेज वैल्यू। तो इसका एवरेज वैल्यू 0 आएगा। यस, फॉर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू 0, मतलब करंट आया ही नहीं, करंट नहीं आया कंप्लीट साइकिल में। एवरेज कितना है? 0। अरे जितना आया उतना क्या होगा? चला गया। एवरेज क्या है? 0। जब कोई फंक्शन कंटिन्यू बदल रहा है तो हमें उसका एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज कहाँ निकालेंगे बच्चे? पहले तो हम फुल टाइम के लिए निकालेंगे, प्रूफ करेंगे इसका एवरेज 0 है। जैसे करंट के लिए प्रूफ किया जा सकता है वैसे ही ईएमएफ के लिए, वोल्टेज के लिए प्रूफ करेंगे। और दूसरा, जब फुल साइकिल में 0 है तो क्यों ना हाफ साइकिल में इसका एवरेज निकाला जाए। तो हम एवरेज करंट निकालेंगे फुल साइकिल में, एवरेज करंट निकालेंगे हाफ साइकिल में। ओके, पर कंप्लीट साइकिल में अगर आपको एवरेज लेना है तो कंप्लीट साइकिल में एवरेज लेने के लिए हम क्या निकालेंगे बेटा? इसका पहले इसका स्क्वायर करेंगे जिससे ये पॉजिटिव हो जाए, और हम एक वैल्यू निकालेंगे जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली जाएगी। तो इस एसी में तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तीन चार चीजें हैं: इंस्टेंटेनियस करंट, पीक करंट, एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, पीक करंट, एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट। और एवरेज करंट फुल साइकिल में, एवरेज करंट आरएमएस, एवरेज करंट हाफ साइकिल में कितना होगा। तो हमारे पास ये जो वेवफॉर्म बनी हुई है ये कौन सी बेटा? साइनोसोलॉइडल। कौन सी वेवफॉर्म है हमारे पास? साइनोसोलॉइडल वेवफॉर्म है। तो हम सबसे पहले एवरेज, किसी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं? हम क्या निकालेंगे? इसका एवरेज। हमने कहा इनिशियल फेज 0 है तो फाइव को क्या रखा जा सकता है बेटा? 0 रखा जा सकता है। क्या बात समझ में आई? ये कुछ पिक्चर्स आपको ध्यान देना है, इसी को हम घुमाएंगे। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये हमारे जनरेटर का आउटपुट भी है, एसी जनरेटर का आउटपुट है। तो अब मैं क्या देखना चाहता हूँ बच्चे? हाँ, कॉपी और पेन लेकिन नोट जरूर करते रहे, है ना। मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका एवरेज क्या होगा। सपोज मेरे पास ये वेव फॉर्म है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर ई ले सकते हैं और आई करंट ले सकते हैं। इंस्टेंटेनियस कौन सा? इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर 0, ये हमारा टाइम कितना बच्चे? T/4। यहाँ पर T बाय सॉरी यहाँ पर T/2, और यहाँ पर T। कंप्लीट साइकिल हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ पर बीच में वही T/4, यहाँ T/4, यहाँ पर 3T/4। ओके, दैट्स इट। तो मैंने कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे हैं, इन रिजल्ट को हम प्रूफ भी करेंगे। क्या लिखा हमने? एवरेज वैल्यूज। एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी फुल साइकिल में 0। एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हाफ साइकिल में 2/पाई। एवरेज वैल्यू
अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी फुल साइकिल में हमारी होती 1/2। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हम जिनकी एवरेज वैल्यू हमें आरएमएस वैल्यू निकालने में या एवरेज वैल्यू निकालने में काफी मदद करेगी जब हम कॉम्प्लेक्स या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स आएंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, या डीसी कंपोनेंट या मिक्स्ड वाला टाइप आ जाएगा तो यूज करेंगे। फर्स्ट चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे एवरेज करंट की, एवरेज इन अ फुल साइकिल में एवरेज कितना होगा, हमारा आंसर है 0। क्या आना चाहिए बच्चे, 0। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि एसी सिग्नल जो आता है उसका एवरेज 0 होता है। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का जो तरीका है बच्चे, आप किसी भी चीज का एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ दैट फंक्शन, जहां से जहां तक का आपको एवरेज निकालना है, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम आपने लिया है। तो जब फुल साइकिल में लेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से d तक। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है बच्चे एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, यानी कि आईटी ग्राफ का एरिया लो और डिवाइडेड कर दो। ये क्या लिखा है बच्चे, उससे टाइम से। एवरेज ऐसे भी निकाला जा सकता है, यहाँ पर एवरेज हमें ऐसे क्यों निकालना पड़ रहा है, अरे भाई बदल रही है ना वो चीज, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अगर मेरे पास करंट 2 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर होता, सबको जोड़ देता, टाइम से डिवाइड कर देता, एवरेज वैल्यू आ जाती। बट यदि मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम इसे इससे हम एवरेज वैल्यू प्रूफ करने वाले हैं। तो हमें फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालना है ना। हमारे पास जो ऐसी करंट होता है बेटा, ऐसी करंट का हम इक्वेशन लिखेंगे टाइम के साथ, वो होती है आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। दिस इज माई करंट, इंस्टेंटेनियस करंट टाइम के साथ लिखा हुआ, मुझे इसका एवरेज चाहिए। तो एवरेज कैसे निकाला हमने, आई एवरेज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, फुल साइकिल में निकालना है ना, फुल साइकिल में तो 0 टू टी। क्या लिखेंगे, फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हमारे पास, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन में इंटीग्रल ऑफ 0 से टी डी टी। इंटीग्रेशन करिए, आई नॉट कॉमन, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का बच्चे माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी। एक यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चा, इसका इंटीग्रेशन करोगे टी, कहां से कहां तक बच्चे, 0 से लेके टी तक। इंटीग्रेशन किया, यहां पर हमारे पास आया आई नॉट, माइनस को बाहर कर लेते हैं, इधर लिमिट रख दो नीचे वाले में, तो यहाँ पे बच्चा हमारे पास टी। एक क्या बचा बच्चा, ओमेगा, ये ओमेगा मैंने नीचे लिख दिया ओमेगा। अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू डालना है तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की जगह बेटा लिखा जा सकता है 2 पाई/टी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई/टी या 2 पाई/एफ। याद है एफ इज अ लीनियर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी जैसा टर्म भी है। तो 2 पाई/टी इंटू बच्चा अपर लिमिट जब डालोगे, अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ पर आएगा टी माइनस साइन कॉस अगेन 2 पाई/टी एंड लोअर लिमिट, इन प्लेस ऑफ लोअर लिमिट वी यूज 0। ओके, यहाँ पे टी ने टी को मार दिया, cos 2 पाई यानी कि cos 360, 360 की वैल्यू 1, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग, ये 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, the average value in full cycle of our AC current is 0. So I average या V average, दो जो भी, या आप जिसे ई भी कहते हैं, ये दोनों 0 होते हैं बच्चे, कब, जब हमारे पास एसी की फुल साइकिल ली जाए। क्योंकि फुल साइकिल यानी कि आधे टाइम वो पॉजिटिव, आधे टाइम और नेगेटिव, और जित इनका एवरेज क्या है बच्चे मेरे पास 0, इनका एवरेज क्या है 0। ऐसे ही कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि आई एवरेज बताइए हाफ साइकिल में। भाई एवरेज इन हाफ साइकिल तो करना कुछ नहीं है, जहां पर लिमिट है उसे चेंज कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज हाफ साइकिल में निकालना है तो हम करेंगे एवरेज इन हाफ साइकिल, तो इंटीग्रेशन इस बार 0 से होगा बच्चे टी हाफ, लिखा जाएगा आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, है ना, यहाँ पर डी टी में से डी टी अपॉन में, फिर वही 0 से t/2, यहां पर लिखा जाएगा बच्चे डी टी। नाउ ऐसे सॉल्व करिए तो आई नॉट वही आपका बाहर आ गया, फिर यहां से कौन आएगा इस बार बाहर, देखो जरा
टी बाय टू, यानी कि 2/t लिख सकता हूं। एक इधर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो एक यहां पर कौन आएगा, ओमेगा। ये कौन आएगा, ओमेगा। अंदर कौन बचा, एक माइनस साइन बाहर निकाल दो, क्योंकि माइनस लिखूंगा, अंदर बचेगा बच्चा कॉस, क्या लिखा है, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय टी इंटू अपर लिमिट रखेगा बेटा टी, माइनस यहां पर लिखेगा कॉस 2 पाई बाय टी, अपर लिमिट यहां पर ये टी बाय टू ना, अपर लिमिट इस बार टी बाय टू, और यहाँ पर लोअर लिमिट तो अगेन मेरे पास क्या आएगा बच्चे, 0। यहां से देखो, टी ने टी को, टू ने टू को मार दिया, कॉस 180। यहां पर क्या मेरे पास आया, कॉस 180। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी बच्चे, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 180 -1। यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1। यहाँ पर -1 माइनस -1 आया, क्या दिस विल बी इक्वल टू कितना है? अच्छा, ये 2 हमने ऊपर कर दी क्या, हाँ ठीक है। इससे भी रिप्लेस कर लो, 2 पाई बाय टी लिख दिया जाए, ताकि हम टी से टी को निपटा सके, 2 से 2 भी निपट जाएगा। यहाँ पे कौन बचा, -1 -1 -2, एक आगे भी माइनस है, दिस इज 2 I0 by पाई, 2I0 by पाई which is equal to approx 0.63.7 या 3 के आसपास, 63.7 I0, या इसे कहते हैं 63.7% ऑफ I0। बेटा पीक वैल्यू का 63.7%, पीक वैल्यू का 63.7% कहलाता मेरा एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल। तो 2/पाई एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल में साइन ओमेगा फंक्शन, साइन ओमेगा टी की या कॉस ओमेगा टी की। तो देखो साइन ओमेगा टी के लिए हमने प्रूव किया 2/पाई। फिर सिमिलरली अगर यहाँ पर कॉस लिया जाता, करंट साइन लो, ये जरूरी नहीं है, वो कॉस वेवफॉर्म भी हो सकती है, साइनोसॉइडल है ना बच्चा, तो साइन भी लिया जा सकता है, कॉस भी लिया जा सकता है, दोनों का एवरेज कितना आया, इस नंबर को याद रखेंगे, 2/पाई या 63.7% ऑफ पिक वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। अगर मैं इसे बनाना चाहूं, जैसे अगर मैं इसे बनाना चाहता हूं बेटा, तो ये कुछ यहां पर ऐसा है, तो ये मेरा 63.73% ऑफ I0 एवरेज वैल्यू है। भाई हाफ साइकिल में थोड़ी वो जीरो है, हाफ साइकिल में, फुल साइकिल में जीरो, हाफ साइकिल में तो कुछ वैल्यू आई होगी, तो उसके एवरेज वैल्यू इतनी है पीक वैल्यू की। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एवरेज कैसे निकालना है, फंक्शन लेना है, या तो ग्राफ वाला क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है जिसमें ग्राफ दिया जाए, तो ग्राफ निकाले डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया जाए, या फिर कोई फंक्शन दे दिया जाए उसका एवरेज निकालना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं ये कॉपी कर लिया, भाई एग्जाम में सम टाइम प्रूफ करने के लिए हमारे पास आ सकता है ये। तो ये फुल साइकिल में हमें पता चल गया 0 है, हाफ साइकिल में हमें पता चला कि 2/पाई है, 2/पाई है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी निकाला जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है, ये आपका काम है, आप उसे प्रूफ करेंगे। निकालने का तरीका ये है, पहले फंक्शन रखेंगे, फंक्शन रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t की लिमिट रखेंगे, अगर फुल टाइम में करना है तो आंसर इज 1/2। ये काम जरूर करें, क्योंकि जब मैं आरएमएस करंट निकालूंगा इसे यूज करूंगा आरएमएस करंट निकालते टाइम पे। ओके बच्चे, तो ये आया मेरे पास। लेट्स से कि मैंने क्वेश्चन तो मैं दिया, वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि मेरे पास कोई करंट है बच्चे, वो करंट ऐसा है 2t² या 3t²। लेट्स से ये कोई करंट है 3t², और मैंने तुझसे कहा कि इसका एवरेज फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए बच्चे, इसका एवरेज करंट फाइंड करिए, फाइंड आई एवरेज। फुल साइकिल में ही फाइंड करना है आपका, आई एवरेज फाइंड करना है। तो आई एवरेज कैसे निकाला जाएगा, आई एवरेज निकालने के लिए इस फंक्शन को, इसकी फुल साइकिल कहां से कहां तक बच्चे, 0 से लेके t तक, इसे इंटीग्रेट करना है, यानी आपको आई डी टी करना है, अपॉन में इंटीग्रेशन आप लिखोगे 0 से t तक, और यहाँ पर लिखोगे dt। जब हम इसे इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 3t² कहां से कहां तक बच्चे, 0 से t, कोई वैल्यू भी दे सकता है कि इस टाइम इंटरवल में इसका एवरेज निकालिए।
और यहाँ पर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t और इधर आपका dt। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा, 3t का पावर 3 अपॉन में 3, कहां से कहां तक, हम चलेंगे 0 से t तक, नीचे क्या बचेगा t। सोच, इसका t आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो t। 3 ने 3 को मार दिया, इधर कितना आया, इधर मेरे पास आया t की पावर 3 अपॉन में 3 अपॉन में 3 t। अरे हाँ कि ना, यस सर नो। अगर इसे काट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 3। टी की वैल्यू जो भी दी होती है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे डाल सकते थे। मैं कोई नंबर दे सकता था कि फाइंड एवरेज वैल्यू इन 2 सेकेंड, तो फिर आप 0 से 2 तक उसे इंटीग्रेट कर देते, मैं लिख देता 5 सेकेंड। अरे कुछ ऐसा दिया होता, फाइंड द एवरेज वैल्यू, कोई फंक्शन दे देता और तुझे बोलता कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आई यहाँ पर लिखा 3t की पावर 2, 3t की पावर मैंने लिख दिया 3, ऐसा लिख दिया 4t की पावर 4, फाइंड एवरेज इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में एवरेज आपको निकालना है, तो आप इनिशियल कहां से स्टार्ट करेंगे, 0, फाइनल क्या रखेंगे 4, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट 4। तो आप इसका क्या निकाल पाएंगे बच्चे, सिमिलर कॉपी करना है, ऐसे के ऐसे आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि इसमें एवरेज वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। अगर ग्राफ के फॉर्म में हो, जैसे कि कोई ये ऐसा आपको ग्राफ दे दिया जाए और मैंने आपको कहा कि ये कोई ग्राफ है बच्चे, एवरेज वैल्यू निकालिए, एवरेज वैल्यू निकालिए। एवरेज वैल्यू इसकी यहाँ पर मैंने लिखा बच्चे 5 है, यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पर मेरे पास टाइम टी है। मैंने कहा कि एवरेज निकालिए, ये t/2 है। यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ पे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में उसका एवरेज बताइए। 10 सेकेंड में एवरेज इसका कितना आएगा भाई, आधे टाइम तो आया, आधे टाइम आया नहीं, एवरेज क्या वैल्यू आएगी। यानी कि इस फंक्शन का एवरेज निकालना है। अब एवरेज जीरो करने से पहले सोच लेना, जीरो नहीं होगा, जीरो कर देना। जीरो कब होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है तब जीरो होगा ना, यहाँ पर जीरो थोड़ी है। जैसे कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे सॉल्व करेंगे आई एवरेज बच्चे आप लोग, और आप इसे थोड़ा तरीके से यूज करिए। एवरेज निकालना है 10 सेकेंड के अंदर, तो नीचे तो आप 10 सेकेंड लिखेंगे टोटल टाइम, हाँ या ना। अब एवरेज निकालने, देखो इसके दो टुकड़े कर लो। एक टुकड़ा कहां से कहां तक कर लो बेटा, एक टुकड़ा आई डी टी कर लो, लिमिट रख दो उसकी 0 से 5 सेकेंड तक, प्लस एक टुकड़ा आई डी टी कर लो बच्चे, उसकी लिमिट रख दो 5 से 10 सेकेंड तक। अरे एरिया ही निकाल रहा हूं कुल मिला के, एरिया एक्स एक्सिस के साथ जितना कवर्ड है। तो जब आप इसे देखेंगे इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, आई की वैल्यू कितनी बेटा, 0 से 5 सेकेंड तक 5 एम्पियर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5t, कहां से कहां तक बच्चे, इंटीग्रेशन करने के बाद t आएगा ना, 0 से लेके 5 तक। और फिर उधर क्या है बच्चे, उधर तो सर 0 है, कहां से कहां तक, 5 से लेके 10 तक, अपॉन में टाइम कितना है 10। सो अपर लिमिट कितनी आई बच्चे, ये आपने रखा तो ये हो गया 25, 5 5 25, उधर 0, सब कुछ 0, अपॉन में 10, द एवरेज वैल्यू इज 2.5 एम्पियर। अब सुनो मेरी बात, एवरेज 2.5 आना ही था, क्यों आना था, आधे टाइम तक 5 एम्पियर, आधे टाइम तक 0, आधे टाइम तक 5 एम्पियर, आधे टाइम तक 0, दो स्लॉट में आया, पहले 5 सेकेंड तक 5 एम्पियर, अगले 5 सेकेंड तक 0, तो टोटल टाइम 10 सेकेंड। टोटल एरिया देख, 5 इंटू 5, अगर तो एरिया निकालना चाहे तो 5 इंटू 5 कितना एरिया निकलेगा, एक्स एक्सिस का कवर्ड एरिया कितना है, 5 इंटू 5 25। टोटल टाइम कितना रहे, रख दे 25 बाय टोटल टाइम कितना है 10, तो 25/10 हाउ मच, 2.5। कितना आएगा बच्चे, 2.5। तो हम एवरेज वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई क्या हूं, अब हमारे पास कुछ और एक बढ़िया चीज आएगी, उसका नाम है आरएमएस करंट। क्या नाम है बच्चे, आरएमएस करंट। हुआ क्या, जरा इसको समझिए कि आरएमएस क्या है। आरएमएस करंट बहुत 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 फेमस है बच्चे, बहुत फेमस है, क्योंकि हम जो मेजर करते हैं ना, हम आरएमएस को ही मेजर कर पाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का हो, रूट मीन स्क्वायर करंट का हो, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का हो, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कौन सी वैल्यू बेटा, आरएमएस वैल्यू। देखो पहले इसको समझो, ये क्यों निकाला गया, आरएमएस वैल्यू क्यों निकाली गई, इसको समझिए। हुआ क्या,
डेफिनेशन को समझने से पहले ये देखो कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस आपको दूं और उसमें करंट आई फ्लो कराऊं और इसकी वैल्यू आर हो, तो टी टाइम में इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? तो आप बोलेंगे सर आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द हीट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू जूल्स। इतनी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी सर। करंट इसमें कितना है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? आर। और टाइम कितना है? टी। ओके, ये करंट कौन सा था सर? ये डीसी करंट होगा। अगर मैं इसी रेजिस्टेंस में एसी करंट फ्लो कराऊं, रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो बताओ उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? तो आप बोलेंगे सर यहां पर आप रखेंगे आई स्क्वायर आर टी। पर दिक्कत यह है कि आई की वैल्यू बहुत सारी है। आई पिक वैल्यू भी है, आई मीन वैल्यू भी है, आई एवरेज वैल्यू भी है, और आई आरएमएस वैल्यू भी अब तो आने ही वाली है। तो यहां पर ये जो हीट प्रोड्यूस होगी उसमें आप एसी करंट की कौन सी वैल्यू रखोगे? एसी करंट फिक्स करंट नहीं है, इसलिए इसके कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी आप डिसाइड कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई एसी का वह करंट या इक्विवेलेंट में वह करंट जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी हीट डीसी करंट ने प्रोड्यूस करी थी उसी रजिस्टर में से उतने ही टाइम में, उसी इक्विवेलेंट करंट को यहां पर हमने आरएमएस करंट नाम दिया गया। यानी कि आरएमएस करंट इज इक्विवेलेंट टू द डीसी करंट। आरएमएस करंट एसी का पार्ट है, एसी करंट का वह भाग या एसी करंट का वह वैल्यू जो सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करे, सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करे। यदि उस रेजिस्टेंस में से डीसी जाता, जिसका रेजिस्टेंस आर होता और टाइम टी होता। समझना इसे, मैंने डीसी करंट दिया तो इसने इतनी हीट प्रोड्यूस करी, तो एसी कितना करंट दिया जाए कि सेम अमाउंट की हीट इसमें भी प्रोड्यूस हो जाए? तो वो जो करंट है, वो इक्विवेलेंट करंट जो है वो कहलाता है रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट इसे डिफाइंड ऐसे किया गया कि इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, दैट वैल्यू ऑफ डीसी, it is defined as that value of DC which produce the same amount of heat, which produce the same amount of heat in given resistor as produced by the AC when passed through the same resistor for same time। AC करंट की वह वैल्यू जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितना कि डीसी प्रोड्यूस करता है, जितने टाइम में और जिस रजिस्टर में से डीसी जितनी हीट प्रोड्यूस करता है, अगर उतनी ही हीट एसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसी का वह करंट क्या कहलाएगा बच्चे? आरएमएस करंट कराएगा। मोटा मोटा याद रखिए, एसी में चीजें बदल रही है और एसी को हम डीसी की तरह देखना चाहते थे कि इसमें डीसी क्या है। तो डीसी डीसी का मेन जो हमने पकड़ा वो ये पकड़ा कि हमने हीट पकड़ा। एसी करंट की वह डीसी वैल्यू है जो इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। टी टाइम में आर रजिस्टर में से जो डीसी करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करता है, अगर यहाँ पर सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस हो जाए उसी रजिस्टर से उतने ही टाइम में, तो जो करंट उसमें से पास हुआ होगा उस करंट को हमने आरएमएस करंट कहा। पास कौन सा होगा? पास तो एसी ही करंट हुआ होगा, पर उस एसी करंट की उस वैल्यू को हमने आरएमएस करंट कहा, जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा गया। अब देखो, इसको समझना तो बहुत आसान है, जैसे उसका नाम है, इसको निकालने के लिए भी कहीं कई बार हमसे पूछा जाएगा रूट मीन क्यों भी निकाला गया? क्योंकि बेटा देखो, ये फुल साइकिल में तो जीरो ही हो जाता है। अब मुझे फुल साइकिल में स्टडी करना है, जीरो हो गया, तो मैंने क्या क्या कहा कि पहले इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करो तो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि आप आई आरएमएस लिखना चाहते हैं। आई आरएमएस का मतलब होता है बेटा किसी फंक्शन का स्क्वायर, फिर उसका मीन, फिर उसका रूट। उल्टा बोलो, उल्टा तो याद रहेगा। पहले क्या करना है? स्क्वायर
पहले क्या करना है बच्चे, स्क्वायर कर दो उसका, फिर क्या ले लो उसका मीन ले लो उसका, और मीन मतलब एवरेज, मीन और यहाँ मैं लिख देता हूँ एवरेज ले लो, एवरेज ले लो और फिर उसका क्या लगा दो रूट, तो ये बन गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। निकालना कैसे है, बस निकालना बहुत आसान है, यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू कैसे डालेंगे, देखो देखो जरा इसको, आई आर एम एस इज इक्वल टू बच्चे, यहाँ पर मैं करता हूँ रूट, तो रूट यहाँ पे है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर हमारे एसी करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और चूंकि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और बच्चा इसका भी स्क्वायर होगा। जो स्क्वायर किया है उसे स्क्वायर से बाहर कर दीजिए, या फिर बाहर निकालिए इसको, तो किसको बाहर निकाल दूं, आई नॉट बाहर चला जाएगा, अंदर कौन बचा बच्चे, मीन भी तो लेना है, चलो मीन लेते हुए करो, मीन लेते हुए करो। अब मीन किसका होगा, आई नॉट, आई नॉट का क्या मीन लोगे, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, मीन लिया जाएगा किसका बच्चे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन लिया जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अगर मीन भी लोगे तो सेम वैल्यू आएगी, स्क्वायर है तो कहाँ लिख दिया जाए बच्चे, बाहर, कहाँ लिख दिया जाए, बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मीन वैल्यू फुल साइकिल में कितनी है बच्चे, 1/2। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक हमारा रूट रहेगा, अंदर इसकी मीन वैल्यू लिख दी गई 1/2, एंड और फाइनल आंसर इज आई अपॉन में रूट टू, आई नॉट अपॉन में रूट टू, दैट इज दी आई आर एम एस, दैट इज द आई आर एम एस, यानी कि आई आर एम एस इज द 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आई। वी कैन ऑल्सो राइट, इसको कहा जाता है 707 ऑफ आई नॉट, पीक वैल्यू की 7, हाँ क्या बोलेंगे 707, यानी कि 70.7% ऑफ पीक वैल्यू जो है हमारे एसी करंट की, वही हमारी आरएमएस वैल्यू है। यानी कि ये 63.6 के आसपास थी, वो आएगी 70 पॉइंट, यहाँ पर कितने, 70.7 के आसपास, ये जो वैल्यू है बच्चा, इसको हम बोलते हैं, ये है हमारी आई आर एम एस, जो कि कितनी है बेटा, 0.707%, यहाँ पे लिख देते हैं 0.707 ऑफ आई नॉट। इन नंबर्स को याद रखें कि 1/√2, 1/√2 आई नॉट का किसके बराबर है बेटा, आई आर एम एस के। और हमारे जो मीटर्स बनते हैं जनरली, जो एसी को मेजर करते हैं, अगर वो हीट को मेजर करेंगे तो वो किसको मेजर कर रहे हैं बेटा, आरएमएस करंट को मेजर कर रहे हैं। यानी कि एसी का पिक करंट हम कभी मेजर नहीं कर सकते। पिक ये है बेटा उसका, हम पिक मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हम कौन से मेजर कर रहे हैं, पा रहे हैं आरएमएस, क्योंकि हम हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम हीट वाले एमीटर और वोल्ट मीटर बनाया है हमने, जो हीटिंग को मेजर कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है, तो हीट को मेजर किया जा रहा है, तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है बेटा, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के क्या करना है, सबसे पहले उसका स्क्वायर करिए, फिर उसका मीन निकालिए, फिर उसका रूट निकालिए, इससे आप आई आरएमएस निकाल पाएंगे। और हमारी आई आरएमएस के बाद तो बहुत सारी बातें हो सकती है। अगर मैं आपको पीक वैल्यू पूछूं, बोलो पीक वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे √2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, √2 टाइम्स ऑफ, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। अगर वोल्टेज लिखना है कि वोल्टेज क्या होगा, पीक वोल्टेज क्या हो गया, पीक ईएमएफ क्या होगा, ई नॉट क्या होगा, तो भाई √2 इंटू ई आर एम एस। तो एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है 211 वोल्ट, वो क्या है एक्चुअली बच्चा, वो वी आर एम एस है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज जो आ रहा है, आपने उसके आरएमएस वैल्यू मेजर करिए, क्योंकि आपने जिस मीटर से मेजर किया है, वो मीटर क्या मेजर कर सकता है बच्चे, आरएमएस वैल्यू। तो आपने उसकी आरएमएस वैल्यू मेजर करिए। अगर इसकी पीक निकालना है तो क्या करो, ये रहा पीक निकालने का क्या तरीका है, पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 220, अरे √2 टाइम्स ऑफ ए आरएमएस, तो आरएमएस दिया हुआ है वी आर एम एस, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1.414 इंटू यहाँ पर आएगा 220, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एक यहाँ से जीरो गया तो इसको मैं 14 कर देता हूँ, एक जीरो को गायब कर देता हूँ, नाउ मल्टीप्लाई करें दिस नंबर को, तो दिस नंबर विल बी 88 9 88 and
90 एंड 4 88 ना, हाँ 80, ओह सॉरी 8 8 8 8 22 और 9 22 22 कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 9 2 88 और यहाँ पर आ जाएगा 22 में 31, तो लगभग लगभग अप्रोक्स कितना जीरो इधर दे 310, यानी कि अप्रोक्स 311 वोल्ट, अप्रोक्स 311 वोल्ट। तो हमारे पास जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो रियलिटी में उसका पीक वैल्यू कहाँ तक है बेटा, 311 वोल्ट तक। इसको जरा समझना है, इस ग्राफ से भी है, जो पीक वैल्यू है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो कितनी है, अगर एवरेज वैल्यू 220 कहीं पर है, इसका मतलब उसका पीक 311 वोल्ट तक जा रहा है। पीक कितना जा रहा है बेटा, 311 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन वहां भी पूछा जा सकता है कि डीसी खतरनाक है एसी, अगर वो बोल दे ना कि सेम वोल्टेज के डीसी खतरनाक है कि एसी खतरनाक है, तो आपको बोलना चाहिए एसी इज मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर आपने एसी का सेम पोटेंशियल, अगर 220 डीसी होती 220 एसी होती, तो 220 डीसी का पिक वैल्यू भी 220 होता, लेकिन 220 वोल्ट अगर एसी है तो उसका पिक वैल्यू 311 वोल्ट है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? उसका पिक वैल्यू ज्यादा है, तो ए सेम वैल्यू में एसी और डीसी खतरनाक है, तो उसका रीजन क्या कौन है हुआ बेटा, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी फॉर सेम वोल्टेज, सेम सेम पोटेंशियल। तो ये इसका पीक वैल्यू 311 तक जाएगा, यहाँ पर 220 वोल्ट तक जाएगा, नेगेटिव में ये बेटा माइनस 220 वोल्ट तक जाती है। और तुम जब इसका पिक टू पिक वैल्यू निकालते हो, तो पिक टू पिक वैल्यू कितनी है बच्चे, 440 वोल्ट। ये आरएमएस से आरएमएस की बोल रहा हूँ। अगर पिक टू पिक बोला जाएगा ना, तो पिक कितना है 311, इधर कितना है 311, पिक टू पिक 622, पिक टू पिक आरएमएस की बोल रहा हूँ। तो 220 वोल्ट इंडिया में जो सप्लाई करी जाती है, तो याद रखना उसका पिक से पिक कितनी वैल्यू बेटा, 440 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट है तो मैक्सिमम मैक्सिमम वो कितना जा सकती है, 311 वोल्ट। तो ये कन्वर्जन हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, काफी सारी बातें इससे पूछी जाती है कि आरएमएस वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? आरएमएस वैल्यू अलग अलग फंक्शन की हमें निकालने को दी जाएगी। तो कुछ फंक्शंस की मैं आरएमएस वैल्यू तुमको निकालना सिखाता हूँ। क्या बात समझ में आई? पहले स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे, रूट लगा देंगे। स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे, रूट लगाएंगे। हमारे पास कौन सा हमारा ऐसे सिग्नल है, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर किया, मीन लेना है, तो इसका भी मीन, इसका भी मीन, ये डीसी है तो इसका मीन वही आएगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर, और ये नंबर का मीन हम निकाल चुके हैं 1/2। तो 70.7%, जैसे मैं हटा देता हूं, कॉपी कर लेना भाई साहब, ये है आपका टू ओमेगा टी, है ना। ओके, 5 + 2, मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे चाहिए इसका आरएमएस। आरएमएस निकालना है, तो फर्स्ट स्क्वायर द फंक्शन मीन वैल्यू एंड द रूट ऑफ दैट फंक्शन। फर्स्ट स्क्वायर मीन, अंदर जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या दिया है बेटा, 5 प्लस जो करंट की वैल्यू दी है 5 + 2 साइन ओमेगा टी, और इस पूरे का हमें करना है बच्चे स्क्वायर, बाद में उसका ले लेना है मीन। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये क्या कैसा लिखना पड़ेगा, स्क्वायर करिए तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, प्लस आप लिखेंगे 5 2 इंटू 5 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इज जस्ट लाइक आप लिख रहे हैं a²b² + 2ab, और अंदर जो भी लिखा है वो सबका एवरेज, a²b²+2ab, 2a और b। नाउ सबका एवरेज ले लें। अब एवरेज कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम 5 का एवरेज लेंगे, 5 स्क्वायर का एवरेज, फिर यहां पर देखो बेटा 2 का तो कुछ नहीं होगा, एवरेज लिया जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, जो कांस्टेंट है उसका एवरेज क्या लोगे वही खुद ही आएगा वो। यहाँ पर 4 और ये कितना हो गया भाई साहब 20, और यहाँ पर आपको एवरेज वैल्यू फिर से किसके लेना है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी के।
एवरेज लिया नाउ, इसका हो गया 25, तो एवरेज भी वही आएगा उसका 25 प्लस यहाँ पर ये देखो इसका एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हम कितना निकाल चुके हैं 1/2। दैट्स व्हाई मैंने कहा था क्वेश्चन में जब आएगा ना, अब इसका एवरेज निकालने थोड़ी बैठेंगे हम, पहले से हमें पता है ना कि 1/2 होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू सीधा इसका एवरेज वैल्यू, सॉरी 2 का स्क्वायर होगा ना, अरे स्क्वायरिंग है ना, यस यस 2 का स्क्वायर और इसके एवरेज वैल्यू 1/2 प्लस इधर 20 इंटू एवरेज वैल्यू, देख साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 3 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0। सो द फाइनल आंसर इज इट इज 25 प्लस 2 से एक 2 मर गया, 20 प्लस 2 आंसर आया √7 एम्पियर, √7 एम्पियर। दिस इज माय आरएमएस वैल्यू, दिस इज माय आरएमएस वैल्यू। अगर सिमिलर वे में कोई और क्वेश्चन बनाना चाहें तो जरा इसे ट्राई करिए आप लोग। सपोज वही करंट वोल्टेज किसी का भी लिया जा सकता है बेटा, इट्स नॉट अबाउट कि सर करंट करंट ले रहे हैं तो करंट, वोल्टेज का भी निकाला जा सकता है, आरएमएस सेम निकलता है। मैंने लिखा यहाँ पर लिख 2 प्लस, यहाँ पे लिखा मैंने 4 लिख, यहाँ पर लिखा मैंने 2 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, सिमिलर एकदम डिट्टो सेम है। आरएमएस वैल्यू फाइंड करो, आरएमएस वैल्यू फाइंड करो। तो जरा ध्यान से देख आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले वही आई आरएमएस चाहिए तो क्या कर दिया जाए, स्क्वायर रूट कर दिया जाए, फिर मीन ले लिया जाए और फिर उस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया जाए। सिमिलर प्रोसेस है। एक बच्चे ने सोचा सर सब कुछ सेम है, इधर भी लिखा हुआ है, और सर ये टर्म तो हमेशा ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी इसमें भी आएगा उसका भी जीरो हो जाएगा, यानी कि इस टर्म का तो कोई सेंस है ही नहीं यहाँ पे, राइट। इस सवाल में साइन ओमेगा टी लिखोगे 2ab साइन ओमेगा टी, फिर उसकी एवरेज वैल्यू लोगे तो क्या आएगी 0। तो सर क्या ऐसे कर सकता हूं, इधर सुनना ध्यान से, 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा, 4 के साथ साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसका क्या आएगा 1/2। अरे हाँ कि ना, क्या वैल्यू आई 4 इंटू कितनी बार 16 16, सॉरी 4 प्लस 8, आंसर इज √12 एम्पियर। अरे सही किया क्या, 4 हो गया 16 16 8। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। अगर मैं तुमको एक ऐसे फंक्शन का एवरेज निकालने को दूं, आरएमएस इसका एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज आई एवरेज निकाल सकते हैं फुल साइकिल में तुम लोग, एवरेज सर एवरेज कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो। अरे ये एवरेज ही तो निकाला है, 2 का एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू है ना 2 प्लस 4 साइन ओमेगा टी है ना, एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 का एवरेज, 2 का एवरेज तो 2 ही आएगा, 4 का 4 साइन ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल में एवरेज। क्या मेरी बात समझे, अरे एवरेज, एवरेज ही तो निकाला था, उसी का तो रूट लगाया था। एवरेज 2 प्लस 2, यहाँ पर 2 और 4 साइन ओमेगा टी का 0, आंसर आया 2 एम्पियर। ये हमारा क्या है बेटा, एवरेज वैल्यू इन अ फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एक और तरीका भी हो सकता है, देखें तो ये हमारे पास मिक्स टाइप वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल इन्हें बनाइए। और देखो क्या हो सकता है हमारे पास कि समटाइम क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देता है, ग्राफ दे दिया उसने आपको, मान लेते हैं कि उसने आपको ग्राफ दे दिया, उसने कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दिया आई वर्सेस टी का, और सपोज कि ग्राफ का नेचर उसने आपको दे दिया ऐसा है, ऐसा है, मान लो ये वैल्यू है, फिर 0 है, फिर सब कुछ 0 है। यहाँ पर लिख दिया उसने सपोज, बराबर करूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t/4 और इधर 0 है, कहाँ तक t तक, और ये वैल्यू उसने यहाँ पर दे दी है, लेट्स से ये मेरी I0 है, और मुझे कहा कि इसका एवरेज निकालो फॉर फुल टाइम t के लिए।
इसका एवरेज निकालो फुल टाइम टी के लिए। कैसे निकालेंगे? चाहो तो कुछ वैल्यू भी ले लो, वैल्यू ले लो, 5 ले लो, 5 एम्पियर। वही कोई करंट है जो T/4 टाइम तक तो कांस्टेंट था, उसके बाद आया ही नहीं। एवरेज चाहिए इसका, एवरेज। तो एवरेज निकालने का अपना फंडा क्लियर रखो बेटा, एवरेज निकालने का इंटीग्रल आई डी टी अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डी टी। जो कि यहाँ पे दो वेराइटी है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, उसके बाद अलग है, तो इसे दो पार्ट्स में कर सकते हैं। यानी कि हम इससे पहले तो 0 से T/4 तक निपटा ले। कितनी वैल्यू इसकी 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डी टी, प्लस फिर इसको T/4 से T तक निपटा ले। कितनी वैल्यू है बच्चे? 0। भाई जोड़ना ही तो है, अपॉन में टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का रखो। इंटीग्रेशन करोगे टी आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से T/4, फिर वहां से T/4 से वहां करोगे, आना तो टी ही है। आना क्या है आपके पास? टी है। निकालो इसका एवरेज। इसका क्या हो जाएगा बच्चे? इसका हो जाएगा 5T। कहां से कहां तक? 0 से T/4 तक। इसका क्या आएगा? 0 अपॉन में टी। वैल्यू रखो, यहाँ आया 5 इंटू T/4 अपॉन में बच्चा टी। टी ने टी को मार दिया, आंसर आया 5/4 एम्पियर। अगर करंट है तो दिस इज द एवरेज वैल्यू इन अ फुल साइकिल। 5 क्यों नहीं आया? 5 क्यों नहीं आया? 5 कैसे आ सकता है भाई? एवरेज वैल्यू पूछिए, कौन सी वैल्यू है हमारी? ये एवरेज वैल्यू। तो ये मेरी क्या थी बच्चे? ये मेरी थी एवरेज वैल्यू 5/4। अगर इसके आरएमएस पूछा जाए तो कैसे निकाल सकते हो इसकी आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, आरएमएस वैल्यू हमें निकालने के लिए वही फिर से वही रूट करो, फिर एवरेज करो, फिर उसका स्क्वायर करो। तो जरा इसका स्क्वायर करें। बात वही है कि आप स्क्वायर करेंगे तो यहां से यहां तक है ना। आप क्या करेंगे? इसकी वैल्यू कितनी है? दो पार्ट में स्टडी करोगे, यहां से यहां तक। ये एवरेज तो हम निकाल ही चुके हैं, एवरेज का स्क्वायर कर देना हमें। मतलब एवरेज हम निकाल चुके हैं, तो देखो कैसे करूं मैं। पहले स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कहां से कहां तक बेटा? पहले आप 5 का स्क्वायर करेंगे, dt करेंगे, लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक लेंगे? 0 से t तक लेंगे, प्लस सॉरी 0 से T/4 तक लेंगे, फिर वही T/4 से हम वहां तक जाएंगे T तक, और इधर तो 0 है, इधर dt है, और यहाँ पर नीचे एक नंबर लिखेंगे, और हमारे पास जो आएगा उसको वैल्यू क्या आएगी? t। इसका क्या लेना है बच्चे आपको? एवरेज, और फिर उसका रूट लगाना है। एवरेज लेना है, फिर उसका रूट लगाना है। 5 का क्या करेंगे बच्चे? तो ये क्या आ जाएगा? फिर से वही ऐसा आ जाएगा, 25 इंटू T/4 आएगा, अपॉन में t बचेगा, इसका रूट लेंगे, इसने इसको मार देना है। एक मिनट थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, हौच पौच हो रहा है। मुझे इसका आरएमएस चाहिए, आरएमएस। इससे हटा देता हूँ, मुझे इसका चाहिए आरएमएस। आरएमएस कैसे निकालू? तो स्क्वायर करें। भाई इधर तो है ही नहीं ना, इधर तो 0 है, यहां तक है। तो पहले हमने लिखा 5 आरएमएस चाहिए, तो हमने आई आरएमएस लिखा है बच्चे, फिर उसका कर दिया है स्क्वायर, कर दिया रूट कर दिया है, रूट, फिर उसका मीन, फिर उसका स्क्वायर। स्क्वायर जो भी मेरे पास करंट देगा उसका। ये हमारे पास निकालने का तरीका है। अब स्क्वायर भी करो, एवरेज भी निकालो। स्क्वायर क्या करो, जब आप इस 5 लोगे तो लिमिट रखोगे 0 से T/4, और इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर dt, बाकी टाइम 0। तो मैं स्क्वायर और एवरेज एक साथ ले रहा हूं। एवरेज कहां से कहां तक लेना है? 0 से लेके कहां तक जा रहा है? t तक। यस सर, नो। इसको स्क्वायर किया, और इसके ऊपर क्या लगा देना बच्चे? रूट। तो ये मेरे पास रूट लगाया, इस वैल्यू को क्या लिखोगे? 25 इंटू T/4। 25 ना, 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। फिर इधर क्या लिखोगे? T/4। और नीचे क्या चल रहा है बच्चे? ये इसके ऊपर है ना। हाँ, नीचे क्या चल रहा है? नीचे हमारा चल रहा है टी।
नीचे क्या चल रहा है हमारा टी ने टी को मार दिया। ये कितना आया बच्चे, ये हमारे पास आया 25/4। इट मीन्स 5/2 एम्पियर के आसपास। बहुत बढ़िया। और देखो एक और आखिरी सवाल कि अगर मैं आपको बच्चा ऐसा कहूं कि मेरे पास, अब तो मैंने सब कुछ बदल दिया, ये लो 0 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, ये है मेरे पास, इधर मेरे पास करंट है। करंट की वैल्यू यहाँ पर ले लो 10 एम्पियर। ऐसा कोई करंट है और मैंने कहा कि इसका एवरेज करंट निकालो। क्या निकालो बच्चे, इसका एवरेज करंट निकालो। तो इसका एवरेज करंट कैसे, आरएमएस और एवरेज दोनों निकलते आना चाहिए। एवरेज करंट कैसे निकालें, पहले बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो एवरेज निकालने का अपना फॉन्डो, अपना जो फॉर्मूला है उस पर स्टिक हो जाइए। एवरेज कैसे निकालते हैं सर, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। रियलिटी में बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, ये एरिया लिखा हुआ है, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। अरे यार, जब ग्राफ के फॉर्म में होगा तब एरिया दिखेगा ना, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो एरिया थोड़ी दिखेगा। तो जब आपको ग्राफ दे दिया जाए तो ऊपर तो कुल मिला के आपको एरिया रखना है बच्चा, और नीचे डिवाइड कर देना है टाइम से। किससे कर देना है, टाइम से। तो बस इसका एरिया ले लो, डिवाइडेड बाई टाइम कर दो। एरिया कितना है बच्चा इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू कितनी है 4, हाइट की वैल्यू कितनी है बच्चे 10, अपॉन में समय 0 से लेके 4 तक, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 ने 4 को मार दिया, इसने इसको मार दिया। द एवरेज वैल्यू इज 5 एम्पियर। एवरेज वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चा, इसकी एवरेज वैल्यू मेरे पास 5 एम्पियर है। इस तरीके से हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फेजर डायग्राम की। थैंक यू।